हेलो फ्रेंड्स, पीएससी की ताबड़तोड़ तैयारी करने वाले मेरे सभी चीतों, आपका सीजीपीएससी प्रयास यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल स्टडीज़ के पेपर वन के इंडियन जीएस के बारे में डिस्कशन किया था। आज का जो वीडियो है वो टोटली डिफरेंट है। दैट मीन्स जो आज का वीडियो बनाया गया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके अगले इस बार के प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो इसलिए पहले ही एट इनिशियल लेवल पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। यदि आपको वीडियो नहीं देखना है तो आप वीडियो ना देखें, चल जाएगा, लेकिन जब आपके पास समय रहे तभी आप वीडियो को ऑन कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज मैं आपको राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम पेपर यानी फर्स्ट पेपर नंबर 1 सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य अध्ययन पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको स्क्रीन में जैसा कि दो तरफ दिख रहा होगा कि एक लेफ्ट साइड में आपको पिछले साल के पेपर हैं और राइट साइड में मैं उससे संबंधित आपको चीज़ें एनालाइज करके बताऊंगा और चीज़ें उसके बारे में विश्लेषण करके बताऊंगा। तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपके पास ऑप्शंस के तौर पे मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगन, धौलावीरा और उपयुक्त में से कोई नहीं प्लेस है। तो मैं आपको एक बता दूं कि सबसे सबसे अंतिम में जो प्लेस खोजा गया उसमें धौलावीरा एक प्लेस आता है जो 1967 और 1968 के आसपास खोजा गया। धौलावीरा प्लेस जो है वो 1967 और 1968 के आसपास खोजा गया। और ये जो धौलावीरा जब प्लेस खोजा गया तो धौलावीरा जब प्लेस की खुदाई हुई तो ये पता चल कि धौलावीरा की प्लेस को तीन तरीके से 3 नगरों में बांटा गया था। पहले नगर को कहा जाता था दुर्ग, दूसरे नगर को कहा जाता था मध्य नगर और तीसरे नगर को कहा जाता था निचला नगर। यानी कि 3 पार्ट में बांटा हुआ था, दुर्ग, मध्य और निचला नगर। ठीक है। अच्छा, इस धौलावीरा के जो संस्थापक थे वो जगपति जोशी थे, जेपी जोशी, जगपति जोशी हुआ करते थे। साथ ही साथ इसमें आप एक चीज, और मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि इसमें 10 अक्षरों के क्रम वाली एक नामपट मिली है, के क्रम वाली नामपट। तो आपको अगर इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जैसे 3 नगरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपने आंसर कर दिया धौलावीरा। लेकिन जब भी आप कभी भी पेपर किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप ये भी देखिए कि कालीबंगन किस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे कालीबंगन प्लेस जो है वो आपकी जुते हुए खेत के लिए फेमस है। संघोल संघोल जैसे जैसे संघोल अपने आप में एकदम नया नया जगह है कि क्या वो सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए संघोल, सिंधु घाटी की सभ्यता में संघोल कोई प्लेस है भी या नहीं। इसी तरीके से मोहनजोदड़ो। तो आपको जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो अपने ऑप्शंस पे आप मेहनत जरूर कीजिए। ऑप्शंस पे आप मेहनत करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। सेकंड क्वेश्चन, शाहजहांनामा के लेखक कौन है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मुगल साहित्य के बारे में जब भी आप स्टडी करें तो मुगल लिटरेचर्स को आप जरूर पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन आते ही है। तो देखिए जैसा कि हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है। तो शाहजहांनामा के लेखक यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शाहजहांनामा के लेखक इनायत खान है। इनायत खान। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खान है। इसके अलावा भी आपके पास 3 ऑप्शन बच जाते हैं, यानी कि गुलबदन बेगम ने क्या लिखा, शाहजहां ने क्या लिखा, अब्दुल हामिद लाहौरी ने क्या लिखा। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको यदि जैसे अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चलेगा कि शाहजहां नामक जो लिखा गया वो इनायत खां के द्वारा लिखा गया। लेकिन बाकी जो गुलबदन बेगम ने क्या लिखा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक जानकारी के तौर पे आज जैसे पेपर के विश्लेषण करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया। तो गुल GH आप याद रखिएगा, GH कोड से गुलबदन बेगम हुमायूं नामा। ठीक है। और आपको इनायत खां के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि शाहजहांनामा इनायत खां के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और बच जाता है कि अब्दुल हामिद लाहौरी ने क्या लिखा। तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने AB, इसलिए मैंने ऐसा कोड बनाया है कि ABGH,
ए बी मतलब अब्दुल हामिद लाहौरी, बी मतलब बादशाहनामा। उन्होंने क्या लिखा? बादशाहनामा। शाहजहां के संबंध में शाहजहां ने किसी इस तरीका का कोई भी नामा नहीं लिखा है, और एक ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, अब हम अगली चीज़ों पर चलते हैं कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष यदि आपको ना पता हो तो आप जान लीजिए इसका कि आगा खां हुआ करते थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। बात है तकरीबन 30 दिसंबर 1906 के आसपास की। 30 दिसंबर 1906 के आसपास इस समय ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी अर्थात मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। ये मुस्लिम लीग का गठन जब हुआ था, तो आपको एक चीज अभी पता होना चाहिए साथ साथ कि मुस्लिम लीग का जब ये गठन हुआ था उसमें कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन चल रहा था। तो कांग्रेस का 22वां अधिवेशन चल रहा था और 1906 के आसपास की बात थी। उस समय सबसे वयोवृद्ध, सबसे वरिष्ठ आदमी दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और 1907 में आपको पता है कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो पार्टों में बट गया था, गरम दल और नरम दल में। तो ये चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। और मुस्लिम लीग पार्टी का एक चीज़ और है कि मुस्लिम लीग पार्टी का जो पूरा नाम है वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। तो एक चीज़ और, ये जो आगा खां जो इनके प्रथम अध्यक्ष बने थे, तो उस समय ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, अभी अगर यहाँ पे पूछा गया कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आपने आंसर किया है आगा खां। लेकिन यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई, तो उसको याद रखिएगा कि उसका जो आंसर होगा सलीमुल्लाह खां होगा। सलीमुल्लाह खां। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया। तो सबसे पहले इसका आंसर तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर कलानौर है। ठीक है, बट उसके संबंध में मैं एक कहानी बता दूं कि हुमायूं जो था, हुमायूं जनवरी 1556 के आसपास दीन पनाह भवन, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा भवन, दीन पनाह भवन, दीन पनाह भवन, दीन पनाह भवन में वो अपनी पुस्तकालय में सीढ़ियों से उतर रहा था। तो उस सीढ़ियों से उतरने के दौरान ही हुमायूं फिसल कर गिर गया और हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की जैसी मृत्यु हुई, उसकी उसकी जो समाचार, उसके बारे में जो पता चला, वहाँ के सेनापति को पता चला, बैरम खां को। और बैरम खां ने गुरदासपुर के निकट कलानौर में 14 फरवरी, कितनी डेट को, आप ये भी डेट भी याद रखिए कि 14 फेब को, 14 फेब 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया। एक चीज़ और अकबर के संबंध में बता दूं कि अकबर जो है एक ऐसा राजा था जिसने बहुत ही छोटी उम्र में, 13 से 14 वर्ष की उम्र में उसने राजगद्दी संभाल ली थी। और किसके संरक्षण में? बैरम खां के संरक्षण में उसने राजगद्दी संभाली थी। अब अकबर के संबंध में थोड़ी सी एक जानकारी और देती, अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर को जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ था अकबर का। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। अकबर एक्चुअल में हमीदा बानो बेगम का बेटा था और उसका जो जन्म हुआ था वो अमरकोट में हुआ था। अमरकोट एक जगह है, वहाँ अमरकोट में राणा वीरसिल के अस्तबल में, राणा वीर साल के अस्तबल में हुआ था। तो इस तरीके से आपको स्टोरी से संबंधित चीज़ें पता होंगे, तो आपको चारों क्वेश्चंस के चीज़ें या फॉर्मेट समझ में आ गए होंगे कि पहला क्या था। कि आपको मैं बता दूं एक बार और कि जो प्लेस खोजा गया था वो धौलावीरा प्लेस था, 1967-68 में खोजा गया था। उसके बाद शाहजहांनामा इनायत खां के द्वारा लिखा गया। गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई जो रचना है GH हुमायूं नामा लिखा गया। अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा AB अब्दुल हामिद लाहौरी, बी मतलब बादशाह नामा लिखा गया। ठीक है, इसी तरीके से मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के बारे में आप बताया कि आगा खां था। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के अलावा सलीमुल्लाह खां उसकी स्थापना किए थे, उसमें 22वां अधिवेशन चला था। दादा भाई नौरोजी उसकी अध्यक्षता किए थे। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी की स्प्लिटिंग हुई थी। स्प्लिटिंग किस तरीके से हुई थी कि एक दल अग्र दल में बट गया था, एक अग्र जो कि और एक नरम दल था, उग्र बोलना चाहिए, उग्र दल और एक नरम दल में बच गया था। और चौथा क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि कलानौर के प्लेस में था। अकबर का जो जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1942 को हुआ। अमरकोट राणा वीर साल के अस्तबल में हमीदा बानो बेगम का ये पुत्र था।
अर्थात अकबर की मम्मी का नाम हमीदा बानो बेगम था। और एक चीज़ और कि जो हुमायूं की मृत्यु हुई थी वो कहाँ, दीन पनाह भवन के पुस्तकालय में गिरने से हुई थी। तो होप ये 4 क्वेश्चंस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए थोड़ा सा यदि आपको विजिबिलिटी थोड़ा सा और बढ़ा दूं मैं। हाँ, राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आप सभी लोगों को पता है कि एनी बेसेंट थी। लेकिन आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको कुछ फैक्ट और याद रखने चाहिए। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला सदस्य कौन थी। तो इस तरीके की चीज़ें यदि आप मेमोराइज करके रखेंगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट्स होगा। क्योंकि अभी क्वेश्चंस क्या है, अभी क्वेश्चन प्रथम महिला अध्यक्ष पे आया है, लेकिन इन फ्यूचर क्वेश्चन किस पे आ सकता है। अगर इस सेक्शन से कभी क्वेश्चन आना हुआ तो यही पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय महिला अध्यक्ष की आप बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, तो आपको इसमें ऑप्शन जैसे दिया उसी सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू के संबंध में आपको पता होना चाहिए। सुचेता कृपलानी दिया तो सुचेता कृपलानी के संबंध में पता होना चाहिए। राजकुमारी अमृत कौर जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वो हमारी उसकी सदस्य बनी थी, तो ये भी पता होना चाहिए कि इनके ऑप्शंस भी दिया है। तो ऑप्शंस क्यों दिया, क्योंकि अगर ऑप्शंस दिया रहेगा तो आपको उससे छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम बात करते हैं एक चीज़ कि प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन था। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि प्रथम यदि फारसी अध्यक्ष की आप बात करेंगे, प्रथम फारसी अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे। प्रथम फारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी प्रथम फारसी अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके अलावा यदि आप मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो तैयब जी इसकी मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते, तैयब जी। और यूरोपियन यदि आप बात करेंगे, मुस्लिम हो गए, यूरोपियन यदि आप बात करेंगे तो यूरोपियन में जॉर्ज यूले हुआ करते थे यूरोपियन अध्यक्ष, ठीक है, वो प्रथम यूरोपियन थे। इसके अलावा आपको आपको एक चीज़ और बता दूं कि रहीमतुल्ला सयानी भी एक बहुत फेमस इंसान है। रहीमतुल्ला सयानी के काल में, मतलब जब उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, उसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के संबंध में और क्वेश्चन जो बन सकते हैं कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, बट कांग्रेस की प्रथम पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू। 41वें नंबर का अधिवेशन था, कानपुर में था, ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ कि हाँ, कि कादम्बनी गांगुली का क्या संबंध है। कादम्बनी गांगुली यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, बट कादम्बनी गांगुली के बारे में आपको बता दूं कि कादम्बनी गांगुली जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला सदस्य, कांग्रेस की पहली महिला सदस्य कादम्बनी गांगुली, कादम्बनी गांगुली। लिखने में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सेटअप जो ये अरेंज हुआ है वो बहुत कम स्पेस है इस वजह से। बट आप समझिएगा कि मैं आपको बार बार मेंशन कर रहा हूँ कादम्बनी गांगुली, ठीक है। तो कादम्बनी गांगुली कौन सी महिला थी? प्रथम भारतीय महिला स्नातक भी थी, साथ साथ महिला स्नातक थी जिन्होंने कांग्रेस की, जो कि कांग्रेस की सदस्य थी। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? एक चीज़ और, एनी बेसेंट के संबंध में आपको मैं बता दूं कि एनी बेसेंट का जो जन्म हुआ था 1847 में हुआ था। और इसके संबंध में एक फैक्ट और बताता हूँ कि इनका जन्म जो आयरलैंड में हुआ था और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई। इसके संबंध में आपको 2-3 फैक्ट बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट। पहले कि सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उद्योग रहा है। पहले तो सिंधु काल से ही ये चला आ रहा है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या के लोगों को रोजगार प्राप्त है। तो आपको अब 2 फैक्ट पता चल गए कि सबसे पुराना है, पहली बात तो सूती उद्योग, सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? सूती उद्योग। और सूती उद्योग ही है ऐसा जिसमें वर्तमान समय में सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त व्यक्ति हैं, तकरीबन 5 करोड़। तो ये इकोनॉमिक डाटा हो गया, देखिए ये इकोनॉमिक डाटा, तकरीबन 5 करोड़ लोगों को व्यवसाय प्राप्त है, ठीक है। अब सूती उद्योग कहाँ स्पेशली पाया जाता है? तो सूती उद्योग 2 जगह पाया जाता है। सबसे पहले आप लिखिए गुजरात और महाराष्ट्र, दोनों जगह जो है, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगह ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और काली मिट्टी के लिए, काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, ब्लैक सॉइल में
काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, जिसकी वजह से वहाँ सूती उद्योग का विकास अच्छी तरीके से हुआ। तो सूती वस्त्र का सबसे पहला सफलतम आधुनिक कारखाना जो स्टेब्लिश किया गया था वो 1854 में स्थापित किया गया था, स्थापित। लेकिन उसमें से उत्पादन के लिए आप बात करेंगे तो 1856 में उत्पादन हुआ था। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें जैसे पूछा है स्थापना कब हुई, तो आपने स्थापना लगा दिया 1854, बट इसमें पूछा उत्पादन प्रारंभ कब हुआ, तो 1856 लगाते हैं आप। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लंबाई के किस हाँ सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, विजिबिलिटी इसका थोड़ी सी बढ़ जाए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया, तो बंबई के मैदान में ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें ग्वालियर टैंक आप याद रखिएगा कि ग्वालियर टैंक जो एक मैदान है वहाँ इसकी शुरुआत हुई। तो आपको मैं इसके संबंध में बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसको स्टार्ट का आह्वान किसने किया था, इसके स्टार्टअप का आह्वान महात्मा गांधी के दौरान हुआ था। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली ऐतिहासिक बैठक जो हुई थी वो ग्वालियर टैंक में हुई थी, और गांधी जी की ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त को ही स्वीकार कर लिया था, ठीक है। इस संबंध में आप जानिएगा बस यही कि आप एक फैक्ट जान सकते हैं कि 8 अगस्त को शुरुआत हुआ था, पहली बात 8 अगस्त 1942, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 9 अगस्त से ये ऑल ओवर इंडिया में स्टार्टअप हो गया, और जो मैदान में बैठे मतलब जो ग्वालियर टैंक में जो बैठकें हुई थी वो 8 अगस्त को हुई थी, ठीक है। इसके संबंध में अब बात करते हैं ताना भगत। अपने आप में थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन बोल सकते हैं कि ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया। देखिए मैं आपको बताऊं कि आधुनिक में सन्यासी विद्रोह से या आदिवासी विद्रोह से क्वेश्चंस आते ही हैं। ये आदिवासी विद्रोह से का ही क्वेश्चन है, लेकिन आदिवासी विद्रोह का एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत बाद में हुआ, यानी कि 1914 के आसपास। देखिए हाँ, इसमें शायद ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया, तो उसका जो आंसर है वो 1914 में प्रारंभ हुआ था। और इसके संबंध में मैं एक चीज़ बता दूं कि ताना भगत जो आंदोलन है वो वास्तव में बिहार का एक आंदोलन है, और ये आंदोलन है ज़्यादा लगान वसूली और चौकीदारों के विरुद्ध किया गया था। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें जो प्रथम मतलब इसके जो आंदोलन के जो मेन लीडर हुआ करते थे वो जतरा भगत हुआ करते थे, जतरा भगत। एक्चुअली ये सब जतरा भगत जो थे, जिन्हें कभी बिरसा मुंडा और कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कही गई थी, यानी कि बोलना चाहिए कि इन्हें दो इस टाइप की संज्ञा दी गई थी कि बिरसा मुंडा और कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य, ये दो वर्ड की संज्ञा दी गई थी। तो आपको होपफुली ये 4 क्वेश्चन और आपको क्लियर हो गए होंगे, तो आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती है कि आपको कब जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करना है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे उतने मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप जितनी गलतियाँ करेंगे आप उतने समय तक मेमोराइज कर सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि रायपुर में रतनपुर के कल्चुरी का प्रथम शासक कौन था। तो इसके संबंध में पहले मैं आपको बता दूं कि कल्चुरी के संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। कल्चुरी वंश की शुरुआत तो हालांकि 6वीं और 7वीं शताब्दी से तो हो गई थी। कल्चुरी वंश की ये जो सेक्शन है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है। कल्चुरी वंश की जो स्टार्टअप हुआ था वो 6वीं और 7वीं शताब्दी से लगभग हो चुका था, लेकिन 9वीं शताब्दी में जाके कोकल देव के पुत्र का नाम है शंकरगढ़। कोकल देव के पुत्र जो थे वो शंकरगढ़ ने बाणवंशी राजा को हराया, और फिर उसके बाद इसकी नींव डाली। तो इसके जो एक वास्तविक संस्थापक जिसको कहा जाता है वो केशव देव थे, और इसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई। ये जो विस्तार हुआ था पहले तुम्बाड़ में हुआ था, उसके बाद राजधानी भी बदली, छुई राजधानी उसकी बदली। राजधानी बदलने के बाद एक्चुअली हुआ ये कि ये जो कल्चुरी लोग थे ये वास्तव में कल्चुरी लोग जो थे वो वास्तव में जबलपुर से आए थे। जबलपुर के प्लेस से आए थे। जबलपुर प्लेस से आके ये बिलासपुर कोरबा के आसपास यहाँ पे इन्होंने रतनपुर के आसपास वो किया, शासन किया, अपना कहना चाहिए कि साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद यहाँ पे जो त्रिपुरी शाखा के लोग थे, इसके बाद एक और शाखा जो बटी वो लाहौरी शाखा बट गई। ये लाहौरी शाखा जो बटी वो रायपुर आके मूव हुई, यानी कि रायपुर
शहर की स्थापना भी यहाँ पे ब्रह्मदेव ने की थी। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि लाहौरी शाखा जो आई, तो उस समय जो जिस प्लेस पे आई, रतनपुर से होकर जब नीचे की तरफ वो मूव करके आई, तो वो जिस प्लेस पे आई उस प्लेस का नाम था रामपुर। तो रामपुर वंश की स्थापना किसने की? रामचंद्र ने की थी। रामचंद्र ने रामपुर वंश की स्थापना की थी। तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि रायपुर में रतनपुर के कल्चरी शासक का प्रथम शासक यदि कहा जाएगा तो वो रामचंद्र जी हैं। उसके बाद यदि रायपुर शहर किसने बसाया और रायपुर पे होने वाली अलग गतिविधियां जैसे दूधावाली मठ का निर्माण है वो किसने कराया, तो वो ब्रह्मदेव। तो आप चीज़ों को याद रखेंगे कि इस तरीके से लिंकअप बना हुआ। तो इसके संबंध में मैंने आपको एक कहानी बता दी, एक डिस्क्रिप्शन बता दिया। अब 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, ये क्वेश्चन है। जैसे कि 21 जनवरी 1922 में सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का जंगल सत्याग्रह था। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन जंगल सत्याग्रह से भी आते हैं, क्वेश्चन आदिवासी विद्रोह से भी आते हैं, स्पेशली छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह की। अब तो आपको इसके साथ साथ आपको सभी सत्याग्रह के बारे में पता होना चाहिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो डेट है वो 1940 है। हमारे यहाँ यदि आप यहाँ बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने सबसे पहले किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र से की थी। अगर आपको पूछा जाए कि शुरुआत विनोबा भावे ने की, लेकिन उसके दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा साथ साथ यदि आप नमक सत्याग्रह की बात करेंगे तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? गांधी जी ने की। और इसके अलावा कृषक सत्याग्रह भी है, जंगल सत्याग्रह भी है। तो कृषक सत्याग्रह के संबंध में यदि आप बात करेंगे तो देखिए, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सिहावा नगरी से संबंधित जो सत्याग्रह हुए हैं, ये इसकी इसकी अध्यक्षता किसने की थी और इसके बारे में मतलब ये किसका हिस्सा था? ये वास्तव में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो था वो असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। और आपको एक चीज़ और याद रखना कि इस प्लेस ये जो असहयोग आंदोलन का जो सिहावा नगरी हिस्सा था, ये वास्तव में धमतरी धमतरी रीजन धमतरी में 4 विद्रोह हुआ था, जिनमें से पहला जो विद्रोह था वो यही था। तो आपको पता होना चाहिए कि धमतरी से ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो धमतरी के आंदोलन में हमेशा शामिल रहते थे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा आप याद रखिएगा, ठीक है। नारायण लाल मेघावाल याद रखिएगा, छोटे लाल श्रीवास्तव याद रखिएगा, ये वो व्यक्ति हैं। और नत्थु जगताप, इनका नाम याद रखिएगा। ये वो व्यक्ति हैं जो कि धमतरी से बिलोंग करते थे। तो अब सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह की बात करेंगे तो कोई अलग व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़, देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे छत्तीसगढ़ के गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के गट्टा शक्ति सत्याग्रह के प्रमुख नेता की आप बात करेंगे तो 2 व्यक्ति, नारायण लाल मेघावाले और श्री नत्थु जगताप। ये दोनों जो सत्याग्रह हुए, जंगल सत्याग्रह हुए, दोनों जंगल सत्याग्रह कहाँ हुए? धमतरी रीजन में हुए हैं। अब हम बात करते हैं ये जोड़ी मिलन की। 12वां जो क्वेश्चन है हमारा वो रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर डायनामाइट केस, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी और रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस। तो रायपुर षड्यंत्र केस की बात करेंगे तो परसराम सोनी था। इनको परसराम सोनी को बोलना चाहिए कि शिवनंदन के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था। परसराम सोनी को की मुखबरी के संबंध में शिवनंदन ने ब्रिटिश व्यक्ति को या ब्रिटिश इंस्पेक्टर को इसके बारे में मुखबरी कर दी थी, जिसकी वजह से परशुराम सोनी गिरफ्तार हुआ था। अब इसके अलावा बात करूं कि रायपुर डायनामाइट केस ईश्वरी चरण शुक्ल दिया है। इसके संबंध में थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन था, बट मैंने जो पढ़ा है मैं आपको वो सही बता दूं कि विलख नारायण अग्रवाल, आप याद रखिएगा, विलख नारायण अग्रवाल जो थे इसके संबंध में थे। और दुर्ग जिला कचहरी के संबंध में यदि आप रघुनंदन सिंह रॉल फेमस रहे हैं, और रायपुर के विद्यार्थियों के जुलूस के लिए रणवीर सिंह शास्त्री फेमस रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ये डी ऑप्शन है। आपको आप यदि मिलान करेंगे तो जिसमें कि ये जो ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। ये ईश्वरी चरण जो शुक्ल है, ईश्वरी चरण शुक्ल की जगह जो होना चाहिए वो विलख नारायण अग्रवाल होना चाहिए। इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन के स्लॉट में तीसरा हमारे 12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग था? इसके संदर्भ में आपको बताऊंगा कि आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिए, जिसमें मैंने 1854 से लेके 1998 अर्थात 2000 तक पूरे गठन का पूरा इतिहास बताया। उसी इतिहास में 1862 और 1862
1862 के आसपास जब आप जाएंगे, 1861, दो डेट याद रखेंगे। 1862 को जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रांत का एक संभाग बना। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि मैंने जो इस उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1854 में सबसे पहले 3 तहसीलें हुआ करती थी, जिसमें बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर तहसीलें हुआ करती थी। इसके बाद 2 उसमें और तहसीलें जुड़ी। 1857 के आसपास नवागढ़ की तहसील थी और धमधा थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे तहसील, ये जो तहसीलें थी इनमें से जो छत्तीसगढ़ था वो छत्तीसगढ़ एक संभाग बना, तो वो संभाग की जो डेट थी वो 1862 थी। तो आपको इसमें जो ऑप्शन दिया वो ऑप्शन हमारे किसी काम के नहीं है, इसमें सिर्फ आपको सही ऑप्शन याद रखना है 1862। बट आपको 1854 से लेकर 2000 तक का पूरा इतिहास पता होना चाहिए। एक रफ आइडिया के तौर पर मैं आपको बता दूं कि 1862 में छत्तीसगढ़ एक संभाग बना। उसके बाद 1905 के आसपास संबलपुर क्षेत्र, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो ये जो क्षेत्र था संबलपुर वाला क्षेत्र वो अलग चला गया और 5 नई, बोलना चाहिए नई प्लेसेस जुड़ी। प्लेसेस में यदि आप बात करेंगे तो चांगफ खार है, उदयपुर है, और सरगुजा है, जसपुर है ना, कोरिया है। तो ये सभी चीज़ें ऐड हुई। इसके अलावा और बात करेंगे तो आप 1906 में दुर्ग जिले का निर्माण हुआ। इसके अलावा 1905, 1906, इसी तरीके से चीज़ें बढ़ते जाएंगी। तो आपको इस तरीके से आपको पूरा 1854 से लेकर 2000 तक का पूरी चीज़ें सफ़र याद रखना है कि 1917 में स्वप्न दर्शाते सुंदरलाल शर्मा, फिर 1924 में फिर एक बात आई, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में बात आई, फिर 1953 के फजल अली का गठन किया गया। 1956 में जब हमारा मध्य प्रदेश राज्य बना उसी दौरान भातृत्व संघ, फिर उसके बाद मातृत्व संघ, इसके बाद शंकर गुहा नियोगी का क्या योगदान रहा है, किस तरीके से धीरे 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 करते करते पार्टियां बनी, फिर कब अटल बिहारी वाजपेयी आए, फिर उसके बाद कब राष्ट्रपति ने अनुमोदन दिया, इसके बाद कब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। तो ये जो पूरा इतिहास है, इस सेक्शन से एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आप अकेले हिस्ट्री में काउंट करेंगे तो हिस्ट्री में तकरीबन अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे यदि आप बात करेंगे तो हमें 14 नंबर का क्वेश्चन यह है कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। धमधा में हुआ, कवर्धा में हुआ, तारापुर में हुआ, बरगढ़ में हुआ। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में स्थानों में विद्रोह हुए, मतलब ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे विद्रोह हुए। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत अच्छे से आपको ये याद रखना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए हैं कि बस्तर में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, कवर्धा में कौन कौन सा विद्रोह हुआ, तारापुर में कौन कौन सा विद्रोह हुआ है, इस तरीके का है ना। तो अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस चीज़ को जान लीजिए कि जो मराठा के शासनकाल में वो 3 जगह विद्रोह हुए थे। उनमें बरगढ़ एक प्लेस है, वहाँ विद्रोह हुआ था, कवर्धा एक प्लेस है वहाँ हुआ था, और तारापुर एक प्लेस है वहाँ हुआ था। तो इस संबंध में आपको बता दूं कि 3 प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ विद्रोह हुए थे। तो आप कवर्धा, बरगढ़ और तारापुर। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले 15 नंबर के क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अकेले यदि आप हिस्ट्री से बात करेंगे तो हिस्ट्री से अकेले 14 क्वेश्चंस अभी तक, जिसमें 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, मतलब 8 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से थे और 6 से 7 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से थे। तो आप देख लीजिए कि हिस्ट्री का वेटेज कितना ज़्यादा रहा है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि दक्षिण भारत से ना करके अपन ऐसे लेते हैं, उत्तर से ट्रांस हिमालय सबसे पहले आता है। ट्रांस हिमालय के बाद आता है बृहद हिमालय के बाद आता है महान हिमालय को कहीं लघु हिमालय भी बोला जाता है, लेकिन कभी कभी इसे अलग दिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में अलग दिया गया तो लघु हिमालय आप अलग से ले सकते हैं कि लघु हिमालय। फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो मैं आपको बता दूं कि जो शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम रहा है शिवालिक हिमालय। और ट्रांस हिमालय के संबंध में आपको बताऊं कि ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो काराकोरम की चोटी है, आप याद रखिएगा। और इसी के साथ बृहद हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय में स्पेशली 3 ये जो वृक्ष पाए जाते हैं उनको अल्पाइन वृक्ष बोला जाता है। अल्पाइन वृक्ष इंपॉर्टेंट है, ये अल्पाइन वृक्ष। इस अल्पाइन वृक्ष की खासियत ये कि अल्पाइन वृक्ष के भी अलग अलग नाम है। इसको 2 उत्तरांचल में इसे अलग नाम दिया जाता है, बुग्याल या प्यार कहा जाता है, इसके अलावा यदि आप बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में इसे क्या कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग कहा जाता है।
चौथा ट्रांस हिमालय के संबंध में काराकोरम सबसे ऊंची चोटी, बृहद महान लघु हिमालय में जो अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं, इनकी दो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग नाम है। शिवालिक हिमालय के संबंध में बता ही दिया मैंने आपको कि सबसे नवीनतम चट्टानों से बना हुआ प्लेसेस है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दो कि मध्य हिमालय भी ऐसा प्लेस है जिसे जहाँ पे बोलना चाहिए कि हिमालय में कश्मीर काठमांडू की घाटियाँ अवस्थित हैं, और शिवालिक जो श्रेणी की ऊंचाई है, शिवालिक जो श्रेणियाँ वो सबसे नीचे स्तर पर निम्न स्तर की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, क्योंकि वो नवीनतम है इसलिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो उसके संबंध में सीधे कॉन्सेप्चुअली, जियोग्राफी को आप जब भी पूरी स्टडी करें पूरे कॉन्सेप्चुअली स्टडी करें। जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब की यदि आप बात करेंगे तो इस ग्लोब को दो पार्ट में आप तोड़ दीजिए। तो हमारा जो इंडिया दो पार्ट में यदि तोड़ देंगे तो आपको ये बताऊं कि ये जो है ये इस तरीके का ये पूर्ण वृत्ताकार, पूर्ण वृत्ताकार जो होता है ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। आप इसके लिए मेरा पहले का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और ये जो कहलाती हैं ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। तो आप याद रखिएगा, जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्ताकार होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूर्ण वृत्ताकार होती हैं। और हमारा जो इंडिया है ये जीएमटी लाइन यहाँ से पास होती है, 0 डिग्री लाइन बोलते हैं इसको, जीएमटी या ग्रीन मेरिडियन टाइम लाइन बोला जाता है, इसे भी 0 डिग्री लाइन कहा जाता है। जीएमटी ग्रीन मेरिडियन टाइमलाइन जो पूरे लंबवत क्लासिफाई करती हैं जो दो पार्ट में, इधर 90 इधर 90, इसमें इधर 180 और इधर 180। हमारा जो इंडिया है इस प्लेस पे स्थित है, ये इस यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि यदि सूर्य मकर रेखा पे हो, तो आपको एक चीज और बता दो, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा बनती है वो कहलाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से पास होती है, भारत से पास होती है। यदि आप मकर रेखा की बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा बनती है वो मकर रेखा, दोनों की पोजीशन क्या होती है 23.5 डिग्री। तो मकर रेखा पे जब सूर्य का प्रकाश रहता है, यानी कि कहने का मतलब सूरज इस तरीके का है बीच में, और इस तरफ दो पोजीशन है, इस दो पोजीशन पे जब एक ऐसी पोजीशन जब ये पृथ्वी में यहाँ दक्षिण साइड सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, जब दक्षिण साइड सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही है यानी सूर्य का प्रकाश दक्षिण की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ सीधा लंबवत पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या होगी, शीत ऋतु होगी। जब शीत ऋतु होगी तो शीत ऋतु में हवाएं क्या होंगी, थोड़ी भारी होंगी। हवाएं भारी होने की वजह से क्या होंगी कि वो पश्चिमी, जैसे इंडिया यदि आप इस तरीके का, अगर ये हमारा इंडिया रहा है इस तरीके का, तो ये पश्चिमी पार्ट में हमारा जो दबाव का क्षेत्र है वो अधिकतम रहेगा। यानी आप देखिए ऑप्शन में देखते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होगा। हाँ ऑब्वियस यही सही है आंसर। उसके बाद उच्च पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब नहीं, क्योंकि गर्मी नहीं है, ठंडी है, ठंडी हवा भारी होती है, भारी हवा दाब लगाती है। वायुदाब में परिवर्तन नहीं होगा ऐसा तो है नहीं। उत्तरी पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है ऐसा भी नहीं, बल्कि तापमान घट जाता है, तो मे बी ये हो सकता था। ठीक है, तो आपको इतना चीज़ें क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह। तो आप जैसा कि जानते हैं कि भारत में जो मैक्सिमम ब्रिड तैयार हुई है, आप इसके लिए अगर आप वीडियो देखिएगा, हिस्ट्री का वीडियो, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कई वीडियो छोड़ के देखे हैं। आप एक बार 10 मिनट का समय निकाल के आप पूरे वीडियोस को देखिए, शायद इस बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाते हैं। जैसे उस वीडियो में ये बताया गया कि कितनी सारी ब्रिड थी, कितने सारे प्रजातियां थी, फिर प्रजातियां कैसे अलग अलग ब्रीडों में कन्वर्ट हुई है, मंगोलाइट थे, ऑस्ट्रोलाइट थे, कॉकसाइट थे, कैसे कैसे, है ना। फिर किस तरह से भाषाई समूह आया ये भी बताया गया उसमें। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो इंडिया के मैक्सिमम लोग थे वो आर्यन लोग थे, तो इसलिए 75% पीपल जो होती हैं इंडो आर्यन भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी 75% जनसंख्या जो इंडो आर्यन भाषा बोलती है। और इंडो आर्यन भाषा के अंतर्गत ही संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, नेपाली और असमी, सिंधी, बंगाली, भोजपुरी आदि लैंग्वेज भी आती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये इकोनॉमिक्स, यानी आपको अभी यहाँ से सीधे सीधे ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन दिखे हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन दिख नहीं, ये भी क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लिखा है कि निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। पेट्रोलियम के उत्पादन में यदि आप बात करेंगे तो 3 राज्य हमेशा आप याद रखिए, असम, गुजरात और राजस्थान। तीनों दिया हुआ है इसमें, असम, गुजरात और राजस्थान। सबसे मतलब जो फेमस रहा है वो राजस्थान है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उत्पादन भी जो हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। राजस्थान का उत्पादन का यदि आपको डाटा नहीं पता हो तो मैं 2013-14 के जो इकोनॉमिक सर्वे था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से 9180 मिलियन टन
9180 मिलियन टन जो डाटा था वो किस कहाँ से था, राजस्थान से था। और इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो 5061 मिलियन टन जो कच्चा तेल बरामद हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो गुजरात से हुआ है। तो आपको याद रखिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ से हुआ, सबसे ज़्यादा राजस्थान से हुआ है, उसके बाद कहाँ से हुआ है, गुजरात से हुआ है। ये चीज़ें, तो होप आपको ये इतनी तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये बता कि निम्नलिखित में से किस नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन यही पूछूंगा कि नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन का मतलब क्या होता है। तो नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन का सीधा संबंध ये है कि जो कि ऐसे संसाधन या ऐसे उपभोग जो कि कभी भी नष्ट नहीं होते, या कि यानी कि वो प्राकृतिक होते हैं। जैसे प्राकृतिक में क्या, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सभी जो संसाधन है, ये सभी संसाधन क्या करते हैं, नवीनीकृत संसाधन कहलाते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ तो आपको देखने में दिक्कत ना हो। इस क्वेश्चन में चलेंगे तो ऑप्शन क्या बोलता है, बायोमास शक्ति, बायोमास शक्ति के अलावा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बाद अपशिष्ट जनित ऊर्जा, पवन पवन शक्ति, इनमें से कोई नहीं बोलता है। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ये जनरली अपन पढ़ते समय इस चीज़ को नहीं पढ़ते, बट मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा 2014 में बिजली स्थापित या ऊर्जा संसाधन स्थापित किया गया था वो पवन ऊर्जा के द्वारा स्थापित किया गया था, है ना। पवन ऊर्जा के द्वारा स्थापित किया गया था। उसकी जो मात्रा थी वो मात्रा थी 24,759 मेगावाट, 24,759 मेगावाट। इसके अलावा सौर ऊर्जा से भी दूसरे नंबर पर रहा। तो सौर ऊर्जा से जो वो की गई वो काफ़ी कम थी। सीधा सीधा कहने का मतलब कि सीधा 6 गुना कम, यानी कि 4684 मेगावाट के आसपास रहा है, 5 गुना के कम। तो 4684 मेगावाट जो बिजली का उत्पादन हुआ सौर ऊर्जा के थ्रू हुआ है, पवन ऊर्जा के थ्रू 24,759 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ी टफ थी, बट फिर भी सही है। वर्तमान समय में कुछ कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे बड़ा साझेदार रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद ये आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बोला। ये सीधे आप इंडियन इकोनॉमी का विकीपीडिया जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो उसके पहले इस संबंध में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत भारत पूरे विश्व के साथ निर्यात अपनी इकोनॉमी का 1.7% जो होता है इकोनॉमी वो निर्यात करता है। वहीं पे आयात आयात इसका ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऋण कर ज़्यादा रहता है, 2.5% है। यानी कि दोनों के यदि आप गैप चेक करेंगे तो 0.8% घाटे के साथ भारत का हर वर्ष ऋण चढ़ता है। इसके अलावा यदि आप जो क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा मतलब भारत किसके साथ साझेदार रहा है, तो वो है आंसर चीन। चीन भारत का एक पड़ोसी देश है। चीन में भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, भारत में भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। चीन बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाता है, उस प्रोडक्ट का भारत में कहना चाहिए आयात करता है, भारत को निर्यात करता है, भारत वहाँ उससे आयात करता है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। आयात मतलब होता है कि आप कोई चीज़ लेते हो, निर्यात मतलब होता है आप कोई चीज़ अपनी चीज़ बेचते हो। जब आप अपनी चीज़ बेचते हो तो आपको उसके बदले में मनी मिलती है, और जब आप किसी कोई चीज़ लेते हो तो उसके बदले में आप फॉरेन करेंसी आप देते हो। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में ये पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। अभी 3-4 रिवर्स के बारे में तो आप एकदम अच्छे से अभी जान के रखिएगा। कृष्णा कावेरी, क्योंकि डिस्प्यूट भी चल रहा है ना। कौन सी समिति बनाई गई है, विवेक देवराज समिति है कि कौन सी समिति है, इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा। मुझे भी अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, मेरे ख्याल से आई थिंक विवेक देवराज समिति है। तो कृष्णा कावेरी प्रोजेक्ट के बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो अभी उत्तरांचल में एक नई जल परियोजना, विद्युत परियोजना स्टार्ट हुई है, इसलिए सतलुज नदी के बारे में आप थोड़ा सा, सतलुज नदी के पूरे बांध के बारे में आप अच्छे से जानकारी ले लेंगे। ठीक है। तो कृष्णा, कावेरी, सतलुज, गोदावरी, पेरियार, साउथ की मैक्सिमम नदियाँ, पेरियार एक ऐसी रिवर है जो कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमारा कर्नाटक में, वहाँ पे केरला में है, वहाँ पे बहती है। ठीक है, पेरियार रिवर। तो आप ये 4-5 रिवर हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से रखना है कि इनमें कौन सा कहना चाहिए कि जल मार्ग है, कौन सी इसमें वाटर परियोजना है, मतलब जल विद्युत परियोजना है, ये चीज़ ताप विद्युत परियोजना है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
तो इसका आंसर जैसे, हाँ, इसको जो दो रेल मार्गों, जो जल मार्ग को जो जोड़ता है वो है केरल तटीय नहर जल मार्ग। तो ये आपको आंसर याद रखना है, केरल तटीय जल। इसके अलावा आपको जल मार्ग से संबंधित अभी तो बहुत सारे जल मार्ग बन गए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक ये इंपॉर्टेंट था, इसमें मैं आपको बता दूं इसका कारण क्या है। इस तरीके ये कारण है, ये नदियाँ, इन नदियों के बारे में एटलीस्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 15-14 जो क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन थे जो इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। अभी मैं आपको आगे, जब आप आगे पेपर देखेंगे तो आपको मैं बताऊं कि हिस्ट्री से तकरीबन, मात्र हिस्ट्री से बोलना चाहिए, इंडियन हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री से। और यदि आप छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को इन्वॉल्व कर देंगे उसमें, तो तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से आए थे, यानी कि सीधा 20 से 22% सेक्शन हिस्ट्री लेके जा रहा है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। पिछले बार साइंस नंबर ऑफ पिछले साल यानी कि 2014 में, पिछले साल 2014 में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 12 से 13 क्वेश्चन सिर्फ साइंस से आ गया। तो ये वेरिएशंस होते रहता है, बट मैंने आपको बताया कि वेरिएशंस हो सकते हैं लेकिन सेक्शंस चेंज नहीं हो सकते, इसलिए आप सेक्शन पे आप मजबूती से काम कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों में निम्नलिखित युगों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो देखिए, जोड़ी सही नहीं है की बात किया गया है, तो इसमें आपको अमृतधारा जो जलप्रपात है वो कहाँ है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको पता है। सात धारा जलप्रपात जो है वो मुंगेली में नहीं है। मुंगेली में कौन सा जलप्रपात है ये आपको पता है, मुंगेली में सतरेंग एक जलप्रपात है, वो स्थित है। यदि उसी तरीके से रानी दरहा जलप्रपात जो कि सुकमा में स्थित नहीं है, रानी दरहा जलप्रपात जो है, कुछ कुछ बुक्स अलग अलग रहती हैं, बट जो अथेंटिक जो मुझे जानकारी है मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। रानी दरहा जलप्रपात जो है वो दंतेवाड़ा में है, और चित्रकूट जलप्रपात जो बस्तर में। तो इस हिसाब से दो ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं, मुंगेली और सुकमा। लेकिन बट क्या है कि सीधे से देखने में सुकमा, साउथ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो जलप्रपात की पोजीशन वो हमेशा वेरिएट होते रहती है, कुछ किताबें कुछ और लेती हैं, कुछ बुक्स पुस्तकें कुछ और लेती हैं। बट इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर बी और सी दोनों होगा। बट मॉडल आंसर के हिसाब से, या बोलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य सेवा के हिसाब से बी आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित सूची 1 अभ्यारण्यों के नाम और सूची 2 में जिला दिया गया, सेमरशोध कहाँ से है, बादलखोल कहाँ से है, गुमर्दा कहाँ से है, सीता नदी कहाँ से है। तो इसके संबंध में आपको पूरा छोटे से डिस्क्रिप्शन दे दूं कि आपको ऐसे याद रखिएगा कि ऐसे 74 में सीता नदी, 75 में क्या होता है, सीता के घर अचानक बादल गरज जाता है, यानी कि 75 में से अचानक बादल गरजा। ठीक है, जो सीता है वो कहाँ, सीता नदी कहाँ है, धमतरी में। ठीक है, अचानक ये मुंगेली, बादल खोल यानी कि जसपुर, और गोमर्दा गरजा, गरजा मतलब गोमर्दा रायगढ़। इसके अलावा 78 में आप बात करेंगे तो तैमूर पिंगला, तू मेरा समर मैं तेरी पिंगला, इस तरीके से याद रखें, तैमूर पिंगला और शेमर सोत, इस तरीके से। ये तैमूर पिंगला जो है वो सूरजपुर में, और जो सेमर सोत है वो बलरामपुर में। यदि आप कंफ्यूज हो कि सेमर सोत में किधर लगाऊं, तो शाह के साथ बा है, यानी सेमर सोत के साथ क्या है, बलरामपुर है, तैमूर पिंगला के साथ क्या है, ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं 83 पे, उद्यंती। और उद्यंती के बाद बात करते हैं भैरमगढ़ और पामेड़। पिछले बार पामेड़ के पोजीशन भी पूछा था, तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा, तैमूर पिंगला के और सेमरशोत को मैंने ऑलरेडी बता दिया। उद्यंती जो है गरियाबंद में है। भैरमगढ़ और पामेड़ दोनों जो है, दोनों स्पेशली बीजापुर में है। और अब 2001 में जो सबसे नवीनतम है वो कहाँ स्थित है, वो भोरमदेव स्थित है, कवर्धा में। इस तरीके से चीज़ें आपको ये क्लियर हो गई, ये 26 नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। कोंडागांव में दो नदी बहती हैं, नारंगी और बोर्डिंग नदी बहती हैं। आपको ये याद रखना है कि बोर्डिंग और नारंगी नदी जो बहती हैं वो कोंडागांव से बहती हैं। इसके संबंध में दो तीन चीज़ें मैं आपको और बता दूं। इसके अलावा आपको परलकोट रिवर और राजनांदगांव से बहने वाली और नदियों के बारे में पता होना चाहिए। साउथ में जो नदियाँ बनती हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। हम स्पेशली साउथ की नदियों में कंफ्यूज होते हैं। तो नदियों से जब भी क्वेश्चन आता है, इस बार के पेपर में, पिछले साल के पेपर में तो सरल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हमसे सॉल्व नहीं होते। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो ऊपर है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नीचे है। जो नर्मदा नदी है दोनों के बीच से बही हुई है, और इसी विंध्याचल का जो अग्रभाग है
वो आगे ही अगला भाग सीधे सीधे कोरिया से होते हुए सरगुजा के आसपास फैला हुआ रामगिरी, जहाँ पे स्पेशली आप राम भगवान और वाल्मीकि और लक्ष्मण सीता की कहानी है, आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा रहा है रामगिरी की पहाड़ी। इसके अलावा यदि आप मैं बात करूं तो 27 नंबर क्वेश्चन में ही देखूं, सबरी नदी कहाँ बहती है, तो सबरी नदी आप जैसे कि आपको पता है सुकमा में। दूध नदी कहाँ, दूध नदी कांकेर के आसपास बहती है। और इंद्रावती नदी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिवर है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। वो तकरीबन बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर होते हुए भद्रकाली में गोदावरी से मिलती है। तो ये चीज़ हुआ। इस ऑप्शन में यदि आप बात करें तो विंध्याचल ऑब्वियस ऊपर है, थोड़ा सा बारे में बता दी को नीचे की तरफ है। मैकल श्रेणी की बात करेंगे तो मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़ का वेस्टर्न पार्ट है। वेस्टर्न पार्ट यानी कि पश्चिमी भाग। सह्याद्री पर्वत की बात करेंगे तो वो महाराष्ट्र के नीचे, महाराष्ट्र कर्नाटका के आसपास आ जाता है ना। सह्याद्री पर्वत यानी कि पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इतना चीज़ें क्लियर। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या रहा है। अच्छा, ये अपने आप में एक अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि संविधान संविधान में मैंने आपको बार बार बोला है कि संविधान से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से टफ आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि संविधान की क्वेश्चंस को आपको यदि सॉल्व करना है तो आपको एम लक्ष्मीकांत के कुछ कुछ जो 12 से 13 चैप्टर मैंने आपको बताया था उसको डेप्थ में पढ़ने ही पड़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार प्राप्त है। पहली चीज तो आपको ये बता दूं, जिनके द्वारा ये है कि न्यायालय केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है। यानी कि एक कभी अभी भी एक इशू, अभी पिछले साल का एक इशू था कंटिन्यूसली, कि यदि आप बिजनेस स्टैंडर्ड के पेपर को, न्यूज़पेपर को आप फॉलो करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको उसमें कंटिन्यूसली एक हफ्ते तक यही आर्टिकल आया था कि हमें दो चीज़ों के बीच डिस्प्यूट हो रहा। सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देता था, उस पर दिल्ली गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पा रही थी, तो उन दोनों के बीच कंटिन्यूसली डिस्प्यूट हो रहा था, गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच। तो वही चीज़ है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है, तो इसका आंसर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी कि जो नियम, जो कानून, जो संविधान बोल दिया गया, अगर उसका पालन नहीं होगा तो उसका न्यायिक पुनर्वलोकन किया जाएगा। और संविधान इसके लिए गवर्नमेंट को फटकार लगा सकता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। सीधा सीधा मतलब ये है। फिलहाल फर्स्ट स्लॉट के पार्ट 1 के वीडियो में मैं 29 से 30 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। इसके बाद अगला वीडियो नेक्स्ट बार अगली बार लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और होप आप तैयारी में अच्छी तरीके से जुटे रहें। और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, ये खुद भी ट्राई करें आगे के क्वेश्चंस को लेके। आगे के मैं वीडियोस आगे फॉर्म करता हूँ और मैं आपको पेपर सॉल्व करूँगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक कोई भी किसी भी जगह कहीं भी या आप घर में बैठ के ही टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें। और आप लोगों के लिए मैं अब टेस्ट सीरीज लेके आया हुआ हूँ। टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ cgpsc2016.com में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वो इन्हीं सब चीज़ों को एनालाइज करके, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई गई है, और डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा बहुत होगा। ये आप शायद अगर आप अभी ज्वाइन ना करें तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। तो और बाकी जहाँ तक दूसरी बात करंट अफेयर्स की बात है, करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं या मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे फ्रेंड्स। वो अवेलेबल 2 फेब तक होंगे, 2 फरवरी 3 फरवरी तक अपडेट हो पाएंगे। उस पर काम चल रहा है और कोशिश ये चल रही है कि हम मैक्सिमम जनवरी तक का, क्योंकि पेपर में भी शायद अभी तक बन गए होंगे, तो 31 जनवरी तक के पूरे अपडेट आपको उसमें डाल के रखें, है ना। तो वो चीज़ें आपको cgpsc2016.com की वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगी PDF